भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आर्थिक भूगोल विषय में अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए एक मानव निर्मित संगठन है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। जिस विधि से व्यक्ति जीविका अर्जन करता है वह वैध और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इसीलिए चोरी, डकैती आदि को जीविका प्राप्ति का साधन नहीं माना जाता। प्राचीन काल में जीविका प्राप्त करना बहुत अधिक सरल था, परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ ये जटिल होता जा रहा है। इसलिए आज अर्थव्यवस्थाओं के भी कई प्रकार सामने आ गए हैं। अर्थव्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनमें से मुख्य है आर्थिक संस्थाएं या अर्थव्यवस्थाएं मानव द्वारा निर्मित होती हैं और यह वैसी ही होती है जैसा कि हम उसे बनाना चाहते हैं। आर्थिक संस्थाएं सृजित होती है, विघटित भी होती है, प्रतिस्थापित भी होती है और परिवर्तित भी हो सकती है। अर्थात हम ही इसका गठन करते हैं। हम चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं, हम चाहे तो इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, हम चाहे तो इसके बदले में कोई दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था भी अपना सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों के स्तर में भी परिवर्तन होता रहता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों समान व्यक्ति होते हैं। एक ही व्यक्ति कभी उत्पादक हो सकता है तो किसी केस में वह उपभोक्ता भी हो सकता है। इस प्रकार से व्यक्ति की इसमें दोहरी भूमिका रहती है। उत्पादन, उपभोग और निवेश अर्थव्यवस्था की अति आवश्यक गतिविधियां मानी जाती हैं। आधुनिक जटिल अर्थव्यवस्था में मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। आजकल अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को अवांछनीय समझा जाता है और सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में कीमतें और बाजार स्वतंत्र शक्ति के रूप में कार्य। जैसा कि आपको बताया गया कि जैसे जैसे समय जटिल होता जा रहा है, आर्थिक क्रियाएं जटिल होती जा रही है, अर्थव्यवस्था भी कई प्रकार की हो गई है। तो दो आधार है जिनके आधार पर हम अर्थव्यवस्थाओं को विभिन्न उप प्रकारों में बांटते हैं। पहला है संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर। इस आधार पर विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी तरह विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं: विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। शुरुआत करते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन अर्थव्यवस्था मानी जाती है। प्राचीन अर्थशास्त्री जो थे वो आर्थिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता की पक्ष कर लेते थे। वे ये चाहते थे कि आर्थिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो या कम होना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है निजी संपत्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। वह व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने परिवार या वो जहाँ चाहे वहाँ उसको प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। वह अपने उद्यम के लिए जहाँ भी भूमि खरीदना चाहे, जिस प्रकार की भी मशीनें लगाना चाहे, जितना भी लाभ कमाना चाहे, उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं होती। यहाँ तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी सारी संपत्ति उसके द्वारा निर्धारित या मनोनीत किए गए कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दी जाती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है उद्यम की स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति अपना अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई कारखाना या उद्यम लगाता है तो वह इस बात के लिए स्वतंत्र होता है कि वो वहाँ क्या वस्तु बनाए और अपने वस्तु के उत्पादन के लिए किन किन लोगों की सेवाएं ले। वो इस बात के लिए भी स्वतंत्र होता है कि वो अपनी चीज़ें कहाँ बेचे और कितने में बेचें। या इस प्रकार से हर एक व्यक्ति, हर एक श्रमिक अपना रोज़गार चुनने और रोज़गारदाता चुनने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है। उसमें उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। तीसरी जो इसकी मुख्य विशेषता है वो है उपभोक्ता का प्रभुत्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता यानी कि जो खरीदार होता है वो राजा के जैसा होता है। उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि के लिए काम करता है। व्यक्ति जहाँ उसे ये लगता है कि उसे बहुत कम कीमत या संतुष्टि पर उसे वो वस्तु मिल जाएगी, वो वहाँ से उसको खरीद सकता है। इसीलिए उसको राजा के समान माना गया है। चौथा जो इसकी मुख्य विशेषता है वो है लाभ का उद्देश्य। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उद्यमी होता है
वो लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। वो ये चाहता है कि उसे कम से कम हानि हो। वो सदैव लागत को न्यूनतम रखकर अधिकतम लाभ प्रयास करने का प्रयत्न करता रहता है। पांचवी जो इसकी मुख्य विशेषता है वो है प्रतियोगिता। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वो जहाँ चाहे अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, इसलिए आपस में एक आधारभूत प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वह अन्य से अधिक अच्छा उत्पादन करे और अधिक लाभ कमाए। तो इस कारण से बड़ी बड़ी जितनी भी फर्में होती हैं उनके बीच में कड़ी प्रतियोगिता दिखाई देती है। छठी जो इसकी मुख्य विशेषता है वो है बाजार और कीमतों का महत्व। पूंजीवाद में निजी संपत्ति, चयन की स्वतंत्रता, लाभ उद्देश्य और प्रतियोगिताएं होती हैं। और ये जितनी भी विशेषताएं हैं ये सब बाजार की कीमतों को सुचारू रखने या कंट्रोल में रखने का काम करती है। पूंजीवाद जो है वो मुख्यतः बाजार पर ही आधारित है। इसमें प्रत्येक वस्तु की एक कीमत होती है। उद्योगों में मांग और आपूर्ति की शक्ति ही कीमत का निर्धारण करती है। जो फर्में उस निश्चित कीमत के अनुसार अपने उत्पादन को ढाल पाती है और सामान्य लाभ कमाने में सफल हो जाती है, वही बाजार में टिकी रहती है। अन्यथा वो फर्म या तो बंद कर दी जाती है या उसे पलायन करना पड़ता है। सातवीं जो विशेषता है वो सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। स्वतंत्र बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कार्य कीमत प्रणाली कार्य करती है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार की भूमिका बाजार में के स्वतंत्र और कुशल संचालन में सहायता करती है। इससे अलावा इसके ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। आज विश्व के जितने भी बड़े या विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, लंदन, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया आदि सभी जगहों पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही संचालित है। दूसरे प्रकार की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसे हम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें फर्म के ऊपर या संसाधनों के ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। यहाँ तक कि इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो भी एक प्राधिकरण गठित कर उसके माध्यम से लिए जाते हैं। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जिनमें से हमारी पहली अर्थव्यवस्था है कि उत्पादन के संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जनता की ओर से उत्पादन के साधनों पर कोई स्वामित्व नहीं होता। इसका पूरा स्वामित्व सरकार का रहता है। इसमें निजी संपत्ति का भी कोई अधिकार नहीं रहता। कोई एक व्यक्ति विशेष किसी उत्पादक इकाई का स्वामी नहीं होता और वो जो भी धन संग्रह करके अपने उत्तराधिकारियों को भी नहीं सौंप सकता। हाँ, बस इसमें ये ज़रूर है कि जो भी व्यक्ति श्रमिक अधिकारी जो भी इस संस्था या फर्म से जुड़ा होता है उसे अपने कर्म के अनुरूप धन दिया जाता है जो उसका अपना निजी होता है। दूसरी जो विशेषता है समाज कल्याण का ध्येय। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी फर्म स्थापित की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण होता है। मांग और आपूर्ति के इतर समाज का कल्याण इसमें महत्वपूर्ण होता है। यदि वो फर्म जो भी वस्तु बना रही है उसकी मार्केट में अगर मांग बहुत अधिक बढ़ जाए, परंतु अगर उससे थोड़ा सा भी ये अंदेशा हो कि वो समाज के लिए नुकसानदायक होती है, तो मांग चाहे कितनी भी अधिक हो, लाभ कितना भी अधिक होता हो, उस वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाएगा। तीसरी जो इसकी मुख्य विशेषता है वो है केंद्रीय नियोजन। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषता मानी जाती है। एक केंद्रीय योजना प्राधिकरण गठित किया जाता है। वही प्राधिकरण संसाधनों की उपलब्धता को आंकता है, राष्ट्रीय वरीयताओं का निर्धारण करता है, उसे किसको कितना संसाधन आवंटित करना है इसका निर्णय भी वही लेता है और सरकार ही वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादन, उपभोग आदि से संबंधित सभी निर्णय लेती है और कोशिश करती है कि संसाधनों का कुशलतम प्रयोग हो सके। चौथी जो इसकी विशेषता है वो है विषमताओं की कमी।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है कि आय और संपत्ति में बहुत अधिक विषमताएं मिल जाती हैं, परंतु समाजवादी अर्थव्यवस्था में आय की विषमताओं को कम करने का पूरा प्रयास किया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि आय और संपत्ति की पूर्ण समानता होनी चाहिए। हालांकि ये ना तो वांछनीय है और ना ही व्यावहारिक है, फिर भी इसमें ध्यान रखा जाता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को बहुत अधिक लाभ ना पहुंचाया जाए और किसी दूसरे का शोषण ना होता हो। पांचवी जो इसकी मुख्य विशेषता है वो है वर्ग संघर्ष की समाप्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, श्रमिक और प्रबंधन जो होते हैं उन दोनों के हित भिन्न भिन्न होते हैं और उन दोनों में हमेशा मनमुटाव चलता ही रहता है। परंतु इसके विपरीत समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें दोनों वर्गों के बीच में कोई भी प्रतियोगिता नहीं होती। सभी व्यक्ति श्रमिक होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होता, वे सभी सहकर्मी माने जाते हैं। आज संसार में कई ऐसे देश हैं जो विकसित हैं परंतु वहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है। रूस, चीन और पूर्वी यूरोप के कई देश आज इस आर्थिक उदारीकरण को ही प्रोत्साहित करके समाज के हित में कार्य करना पसंद कर रहे हैं। तीसरी जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था। जैसा कि इसमें नाम से विदित है, इसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की अच्छी अच्छी विशेषताओं को शामिल किया गया है। इसमें पूंजीवादी की तरह स्वतंत्र उद्यम भी होते हैं और समाजवादी सरकारी नियंत्रण के भी इसमें तत्व मिल जाते हैं। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व मिलता है। तो इसमें इसकी अपनी कुछ नवीन विशेषताएं आ जाती है, जिसमें पहला है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। निजी क्षेत्र में वे उत्पादन इकाइयाँ आती हैं जो निजी स्वामित्व की होती है और लाभ के उद्देश्य से काम करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में वे उत्पादन इकाइयाँ आती हैं जो सरकार की होती है और समाज कल्याण के लिए काम करती हैं। इन दोनों के बीच आर्थिक कार्य क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन रहता है। सरकार लाइसेंस, करारोपण, कीमत, मुद्रा नीति आदि निजी क्षेत्रों के कार्यों पर नियंत्रण लगाकर उनका नियमन करती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो निजी स्वामित्व होता है वो कंट्रोल में रहता है। दूसरा जो है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति अपनी आय को अधिकतम करने के लिए ही आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। वे अपना व्यवसाय और उपभोग खुद चुनते हैं, परंतु उत्पादकों का, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के शोषण करने की इसमें बिल्कुल छूट नहीं होती। जल कल्याण की दृष्टि से सरकार उन पर नियंत्रण लगा कर रखती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो सरकार कुछ हानिप्रद जो वस्तुएं होती है उनके उत्पादन और उपभोग पर रोक लगा सकती है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो देश में बनती हैं और उसको प्रमोट करने के लिए सरकार उनके एक्सपोर्ट को भी मना कर सकती है या उसे भी अपने कंट्रोल में रख सकती है। तीसरा जो इसकी मुख्य विशेषता है वो है आर्थिक नियोजन। सरकार दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण करके अर्थव्यवस्था के विकास में निजी और सार्वजनिक दोनों ही उद्यमों को अपने अपना दायित्व का निर्धारण करके उन्हें सौंप देती है। सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है, इसलिए वही उसके उत्पादन लक्ष्यों और योजनाओं का निर्धारण भी करती है। परंतु निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने, उनका समर्थन और आर्थिक सहायता आदि के माध्यम से राष्ट्रीय वरीयताओं के अनुसार उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित भी करती है। चौथी जो इसकी विशेषता है वो है कीमत प्रणाली। कीमतें संसाधन के आवंटन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ क्षेत्रों में निर्देशित कीमतें अपनाई जाती है। सरकार लक्ष्य समूहों के लाभ के लिए कीमतों में आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। सरकार का जो मेन उद्देश्य होता है वो है जन सामान्य का हित। जो व्यक्ति बाजार की कीमतों पर आवश्यक उपयोग सामग्री खरीदने की स्थिति में नहीं होते हैं, सरकार उन्हें कीमतों पर छूट भी देती है और कई बार निःशुल्क भी उपलब्ध करवाती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जन सामान्य हो या समाज का कमजोर वर्ग हो, सरकार उनके हित के लिए इस प्रकार से काम करती है कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बनी रहे और वो उसका सहारा भी बने। विश्व के कई देश हैं जहाँ पर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था मिलती है। इनमें जो सबसे मुख्य है वो हमारा भारत है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलती है। आज वर्तमान स्थिति में हम देखें तो ब्रिटेन और यूएस से भी, चाहे वो पूंजीवादी कहे जाते हों, परंतु वहाँ की अर्थव्यवस्था भी अब मिश्रित रूप की होती जा रही है। धन्यवाद।